Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss question bank of IIT। तो IIT जेई के आज मैं क्वेश्चन बैंक सोल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं लास्ट क्लास 14 तक सोल्व किया था, आज मैं 15 से सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? एन इंसेक्ट crawls up a hemispherical surface very slowly. See the figure। यही इंसेक्ट है। ये स्लोली जो है क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। The coefficient of friction between surface of insect is 1/3. If the line joining of the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is given by. We have to find maximum possible value of alpha. First of all, we draw free body diagram of insect. इधर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नीचे क्या लगेगा? एमजी लगेगा नहीं। और एमजी का जितना भी यहाँ पर फोर्स है, सब फोर्स को अलोंग द टेंजेंट कर देना है और उसके परपेंडिकुलर कर देना है। तो जो इसके परपेंडिकुलर और अलोंग है उसको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पर एमजी क्या है? इधर लग रहा है ना, तो एमजी को एक कंपोनेंट इधर कर देना, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर देना। क्लियर है? ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो निश्चित रूप से इधर एमजी कॉस अल्फा हो जाएगा और एमजी साइन अल्फा। क्लियर है? इस फोर्स के कारण इंसेक्ट के पास टेंडेंसी है किधर की तरफ? इधर मूव करने का, मतलब रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी इस डायरेक्शन में होगा। रिलेटिव मोशन को क्या करता है? टेंडेंसी को अपोज करता है कौन? फ्रिक्शन। निश्चित रूप से इधर फ्रिक्शन लग रहा हो नहीं। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दिया मैं, तब इसके बारे में सोचना नहीं है। अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, ये जो है क्या कहता है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो कहता है कि ये मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है। क्लियर है? तो मैक्सिमम के केस में क्या होगा? जस्ट स्लाइड करने करने को होगा, तो निश्चित रूप से एफ किसके बराबर होगा? एमजी साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा नहीं। और ये स्लोली जा रहा है, स्लोली जा रहा है मतलब एक्सीलरेशन क्या ले लेना है? 0 ले लेना है, क्योंकि स्पीड उसका ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। यहां पर कितना हो जाएगा? एम इज इक्वल टू mg cos अल्फा। क्लियर है? अब यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू कितना जानते हो? म्यू एन जानते हो, mg sin अल्फा। और यहां से वैल्यू पुट कर दो, n की जगह, तो mg sin सॉरी ये mg cos अल्फा था, mg cos अल्फा। तो यहां से n की जगह वैल्यू पुट करोगे mg साइन, सॉरी एक सेकेंड यार, ये फ्रिक्शन की जगह ना मैं पुट किया था। क्लियर? तो ये तो ठीक तो था, ये कितना था? साइन अल्फा। इधर पुट करना है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, कितना हो जाएगा? mg cos अल्फा इंटू म्यू इज इक्वल टू mg साइन अल्फा। mg से mg कैंसिल हो गया नहीं, तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू। अब म्यू का वैल्यू आपको दे दिया है कितना? 1/3 दे दिया है। म्यू इज गिवन 1/3, तो यहां से 1/3, तो यहां से cot अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो अल्फा इज इक्वल टू cot इनवर्स। इसी फॉर्म में ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? cot अल्फा इज इक्वल टू 3। ये रहा आपका ऑप्शन। ओके, नोट करना। चलो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है कि ए स्मॉल ब्लॉक इज शॉट इनटू ईच ऑफ द 4 स्मूथ ट्रैक्स as shown in figure below. Each of the track rises to the same height. The speed with which
ब्लॉक इंटर्स द ट्रैक इज सेम इन ऑल केसेस, मतलब यहाँ का स्पीड जो है ना ट्रैक में जो इंटर कर रहा है ये सब केस में क्या है, सेम है। उसके बाद क्या कहता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैक द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम, कहता है कि किसमें नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा। क्लियर है ना, यानी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा हाईएस्ट पॉइंट पर। तो चलो मैं देख रहा हूं, यही है ना, ऐसा है। तो अरे यार ऐसा है, चलेगा। यहां पर ब्लॉक है, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम कर दो तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और दूसरा क्या लगेगा, एमजी लगेगा। नहीं, ठीक है, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। क्लियर। तो कहता है कि एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर लिखोगे, नहीं, क्लियर है। तो इसको वी नॉट मान लेते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां पर ब्लॉक का कितना वेलोसिटी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। क्लियर। चलो, तो ये हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। अब यहां पर ध्यान देना है, एन निकालोगे तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस कितना हो जाएगा, एम जी। क्लियर। तो यहां से देखो ना क्या करोगे, जितना यहां पर आर बढ़ेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा नहीं। तो आर का वैल्यू जितना कम होगा उतने एन का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी आर बढ़ेगा तो एन घटेगा और आर कम होगा तो एन बढ़ेगा। तो किसमें आर कम दिख रहा है आपको, यहां देखो ना, ऐसे इतना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां भी है, यहां भी है। सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसी का लग रहा है, नहीं, सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसी का लग रहा है। देखो ना, इतना ही में मुड़ गया। क्लियर। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा दोस्तों, उसमें नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। आपको मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक्स शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। कहता है कि जो अरेंजमेंट में शो किया गया है ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब जस्ट स्लाइड करने को होगा, नहीं, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पूछ रहा है। तो मैक्सिमम के केस में ये जस्ट स्लाइड करने को होगा, यही ना। तो देखो इधर क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको कंपोनेंट में तोड़ देना। नहीं तोड़ सकते हो क्या, तोड़ सकते हो। ये एंगल 60 हो जाएगा, तो इधर एफ cos 60 डिग्री हो जाएगा और इधर एफ sin 60 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको कंपोनेंट में कर दिया, इसके बारे में नहीं सोचना है। क्लियर। यहां पर क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और नीचे mg लग रहा होगा। तो mg कितना, √3 kg है, तो √3 इंटू 10 इतना हो जाएगा, नहीं। क्लियर। चलो, इस फोर्स के कारण जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे इधर की तरफ फोर्स बढ़ते जाएगा, तो ये स्लाइड करने का टेंडेंसी यानी रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। फ्रिक्शन फॉर ऑलवेज अपोजिट द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, देयरफॉर फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज द free body diagram of body and all forces are made along the motion of the block and perpendicular of the motion of the block। क्लियर है ना। अब देखो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे, ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है यार, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। n शुड बी इक्वल टू 10√3। ये जी क्यों लगाए भाई, जी का वैल्यू तो 10 पुट ही कर दिया, इतना न्यूटन है। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 10√3 प्लस एफ साइन थीटा। किसी को प्रॉब्लम है क्या, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद फ्रिक्शन जो होगा यहां पर जस्ट स्लाइड करने को होगा, क्योंकि फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है।
तो फोर्स बढ़ाओगे तो एक समय ऐसा होगा कि ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने करने को होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट इट डज नॉट मूव। ओके, तो नहीं मूव करने के लिए कितना मैक्सिमम फोर्स होगा यही आपको फाइंड करना है। तो निश्चित रूप से F cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा, FL के बराबर होगा। FL फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एन। This value, after putting this value in this equation, we find the value of F, which is maximum value. Okay, because friction is maximum friction, that is limiting friction. Here F cos 60 degree is equal to mu n. Mu is 1 upon 2 root 3 and n is 10 root 3 plus F sin 60 degree. Okay, we have to find the value of F. You can find the value of F from this equation. Cos 60 1 by 2 रूट, इससे गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करोगे तो 1 by 2 रूट 3 F, और साइन 60 रूट 3 by 2 होता है जी, पता है ना। चलो देख रहा है ना, आईआईटी का क्वेश्चन में एकदम कैलकुलेशन भी एकदम आसान आएगा, तुमको मजा आ जाएगा। इधर F/4 बच जाएगा, तो F/2 माइनस F/4 इज इक्वल टू 5। यहाँ से एलसीएम लोगे 4 तो कितना हो जाएगा, 2F माइनस F इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। दिस इज द maximum value of force, maximum force. Okay, we have to find maximum value of force such that it does not move. Which option is the correct option? This is the correct option. Okay, I hope you understood this question properly. Now I am going to discuss question number 18. A block of mass m is at rest under the action of force against a wall as shown in figure. Okay, which of the following statement is incorrect? ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट जो है इसको पढ़ता नहीं है और उसका दिमाग में आता है करेक्ट तो चुन रहा है, ढाई से मारेगा बढ़ जाएगा आगे। तो ये गलती मत करना है। क्वेश्चन में देख लेना इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है, ऐसा होता है। फोर्स आपने F अप्लाई किया, क्लियर। आप इस फोर्स को देखो ना, सेंटर ऑफ मास से इसका पास कर रहा है, नहीं mg भी नीचे, क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फोर्स और mg के कारण टॉर्क 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। यानी टाउ फोर्स और टाउ mg 0 हो जाएगा, नहीं। अब आगे देखो, which of the following statement is incorrect? F बराबर mg where F is the friction force, F बराबर n, F बराबर mg कब होगा, ये रेस्ट में है दोस्तों। तो रेस्ट में है तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि निश्चित रूप से mg नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा। यदि फ्रिक्शन फोर्स mg से ज्यादा हो गया तो ये जिंदगी में मूव नहीं करेगा, या फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर हो जाएगा उस केस में भी नहीं मूव करेगा। यानी निश्चित रूप से mg का वैल्यू यदि लेस देन और इक्वल टू F है तो फिर ये मूव नहीं करेगा, क्लियर है ना। ठीक है, तो मूव नहीं कर रहा। तो आपको मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन, दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग, मैक्सिमम फ्रिक्शन यदि mg के बराबर या उससे कम है तो ये मूव कर नहीं करेगा और फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, क्लियर।
यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से एमजी एक्ट एज अप्लाइड फोर्स, ऐसा क्वेश्चन में पहले भी बताया था। यदि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या इक्वल है तो ये मूव नहीं करेगा। नहीं मूव करेगा उस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड के बराबर यानी एमजी के यहां पर बराबर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि रेस्ट में कर रहा है, रेस्ट में मतलब मूव नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से ये ऑप्शन सही है, आपको चुनना है इनकरेक्ट। एक बराबर एन, सही बात है यार। नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा, नहीं एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन जो है यहां पे लग रहा होगा, ये तो सेंटर ऑफ मास लग रहा होगा, ये जो है नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, इसके बाद नेट टॉर्क 0 है, तो इसके कारण टॉर्क किधर होगा? क्लॉकवाइज, इसके कारण एंटी क्लॉक। तो जितना एन के कारण टॉर्क होगा उतना ही किसके कारण होगा? फ्रिक्शन के कारण होगा। क्लियर है? ठीक है ना? तब ना नेट टॉर्क 0 है। क्लियर? तो निश्चित रूप से एफ के कारण तो प्रोड्यूस टॉर्क नहीं होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास के बाद उसके कारण टॉर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन पर, ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा, लाइन ऑफ एक्शन पर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उस फोर्स के कारण उस पॉइंट के बाद टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? अब चलो यहां पर एफ बराबर एन होगा, जितना इधर फोर्स उतना ही इधर, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका मोशन है नहीं। क्लियर? तो नेट बैलेंस फोर्स होगा, रेस्ट में है, जितना इधर उतना ही इधर। एक्सलेशन 0 है, यानी इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है। क्लियर? तो एफ बराबर एन। एफ विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा जी, सही बात है। सेंटर ऑफ मास पर नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, यही तो इनकरेक्ट हो गया। नॉर्मल रिएक्शन तो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना, कर रहा है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाया भी होगा। कहता है सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जी एंड एट रेस्ट। क्लियर? इक्विलिब्रियम कहने का मतलब नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0 होता है। क्लियर? और रेस्ट में भी है। तुम लोग का ऐसा दिमाग में नहीं ना होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0। क्लियर? मान लो कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो नेट फोर्स 0 मतलब क्या? रेस्ट में है। क्लियर हो गया ना? चलो, तो कहता है सिस्टम रेस्ट में भी है। द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, दोनों मासलेस है। नाउ द स्प्रिंग इज कट, एक्सलेशन ऑफ मास 2m and m just after cutting, just after the string is cut, यानी जैसे कट करोगे ना उसके जस्ट बाद क्या होगा। चलो, सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम करो। तो अभी अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना होगा। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स लगाओ, इधर से टच में स्प्रिंग पुल कर रहा होगा। नहीं, मैं 4 फोर्स खोजने के लिए बताया था, कॉन्टैक्ट, अनकॉन्टैक्ट और सीरो फ्रिक्शन। यही ना? नीचे कितना लग रहा होगा? 2 mg लग रहा होगा। नहीं, नीचे लग रहा होगा 2 mg, और एक टेंशन लग रहा होगा जी। क्लियर? अभी कट नहीं है किए, कट करने के पहले की बात है। तो निश्चित रूप से ये रेस्ट में नेट एक्सेलरेशन 0 है, जितना ऊपर उतना नीचे, इसमें तो कोई शक है नहीं। क्लियर? इसका क्या लिखोगे? T बराबर mg है, ये बिफोर कटिंग है। जैसे कट करोगे आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग जो हो जाएगा निश्चित रूप से T का वैल्यू 0 हो जाएगा। या काट ही दोगे तो T टेंशन 0, तो T 0 हो जाएगा। नहीं, तो इस पर कौन फोर्स लगेगा? केवल mg लगेगा। यानी अभी अभी इसको क्या दिख रहा होगा कि ऊपर T लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, इसलिए तो T बराबर mg की है। लेकिन जैसे
ऊपर वाला जीरो हो जाएगा तो mg केवल नीचे लेगा, यही अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये mg यानी g एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। ऐसे ही कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था, ऐसे भी कट करोगे तो क्या होगा, फ्री फॉल हो गई है यार, इसको छोड़ेंगे तो जी एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, इसको बनाने का भी जरूरत नहीं था। क्लियर? तो निश्चित रूप से जी एक्सीलरेशन होगा इसका, तो ये ऑप्शन होगा, चाहिए ये ऑप्शन होगा नहीं। अब चलो 2m का देखो, तो 2m का देखोगे तो टेंशन तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर, नहीं तो टेंशन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर kx और नीचे 2mg। क्लियर? तो जस्ट ये कट किए हो, तो कट करने के बाद की बात है, कट करने के बाद की बात है। तो कट करोगे तब जैसे t जीरो हुआ तब क्या होगा, kx ज्यादा हो जाएगा mg कम, तो भागेगा किधर, ऊपर, ऊपर जाएगा ना। क्लियर? शुरू में टोटल कितना यहां पर था, ये नीचे वाला टोटल 3m ले लोगे हो जाएगा ना, और टोटल यार ये सिस्टम पूरा मानोगे तो ऊपर kx लगेगा कि नहीं, और नीचे हो जाएगा 3mg, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, तो kx की जगह कितना हो जाएगा, 3mg हो जाएगा, ये हो जाएगा 3mg। बोलो, तो ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो यहां से कितना हो जाएगा 3mg माइनस, जैसे टेंशन कम आए तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, नीचे वाला कम। देखो 3mg के बराबर है 2mg, तो अनबैलेंस फोर्स 3mg माइनस mg 2mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहां से एक्सीलरेशन फाइंड कर लो, तो कितना हो जाएगा, a बराबर mg बाई 2mg, सॉरी 2ma, तो g बाई 2 आएगा। एक्सीलरेशन इसका किधर, अपवर्ड। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये ऊपर वाला ज्यादा है फोर्स, नीचे वाला कम, ऊपर ना होगा, और ये वाला कट करोगे तो नीचे गिर जाएगा जी से, तो जी इसका डाउनवर्ड और उसका जी बाई 2 अपवर्ड, जी डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, यानी ए ऑप्शन जी बाई 2 अपवर्ड और जी डाउनवर्ड। ओके, क्लियर है? चलो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अरे kx कैसे निकाले, ये स्ट्रिंग मासलेस है बाबू, तो ये टोटल नीचे कितना हो गया 3m, तो ऊपर kx और नीचे 3mg लगेगा कि नहीं, तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो kx बराबर 3mg लिखोगे ना, वही तो पुट किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर दिस, देखो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन देख के भाग नहीं जाना है, देखने में लंबा चौड़ा है। कहता है टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each are tied at the ends of a light string of length 2a। ठीक है, चलो देखो, कहता है कि ये लाइट स्ट्रिंग से दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, कितना सेपरेशन है 2a। अब आगे पढ़ो क्या करता है, कहता है द होल सिस्टम इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब फ्रिक्शन के बारे में सोचना नहीं है, फ्रिक्शनलेस कर दिया, विद द स्ट्रिंग हेल्ड टाइट सो दैट ईच मास इज एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर p एज शोन इन फिगर। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड वर्टिकली अप with a small and constant force F. As a result, the particles move towards each other on the surface. The magnitude of acceleration when the separation between them becomes 2x. क्लियर हो गया? अब कहता है कि बीच में पकड़ के इसे पुल किया जा रहा है, तो पुल करेगा बाबू तो ऐसा ना हो जाएगा, ये पुल करोगे तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो मान लो कि यहाँ पर मूव करके चल आएगा और ये यहाँ पर चल आएगा, बीचों बीच पकड़ के पुल कर रहा है, तो जितना ये आएगा उतना ये आएगा, ऐसा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना,
ये टेंशन तो टी लग रहा होगा, नहीं दोनों तरफ क्यों किए, जितना से ये पुल कर रहा होगा उतना से इधर पुल कर रहा होगा, नहीं। अब देखो इधर फोर्स लग रहा है एफ, निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा थीटा मान लो, इसका कंपोनेंट इधर करोगे तो क्या हो जाएगा टी कोस थीटा, और इसका कंपोनेंट किया तो टी साइन थीटा, नहीं क्लियर। और इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर टी साइन थीटा और इधर डबल हो जाएगा 2t cos थीटा, क्लियर है। अब इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया तब इसके बारे में सोचना नहीं, दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखो इस पॉइंट को जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर बैलेंस है, ऊपर एक नीचे 2t cos थीटा, क्लियर। तो क्या कहता है क्वेश्चन में भाई, पुल किया, क्लियर है ना। तो जैसे पुल किए हो तो ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो इसका पार्टिकल का मास क्या होगा 0, तो F माइनस 2t cos थीटा बराबर मास इंटू एक्सलेशन, तो मास 0 है यार, तो 0 में कुछ भी गुना करोगे 0 हो जाएगा, तो F बराबर 2t cos थीटा आएगा कि नहीं बोलो। इसको F माइनस 2t cos थीटा बराबर मास 0 इंटू एक्सलेशन, तो F बराबर 2t cos थीटा, क्लियर। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग का यहाँ पर एक पार्टिकल उसी को पुल कर रहा है, तो उसका क्या है मास 0 है, क्लियर। चलो इसके बाद इसका आप कंपोनेंट करो तो इधर कितना और इधर कितना, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर टी cos थीटा और इधर टी साइन थीटा, नहीं इसी टी साइन थीटा के कारण ये मूव कर रहा है, और इसी टी साइन थीटा के कारण तो आपको एक्सलेशन होगा, तो वही एक्सलेशन आपसे डिमांड कर रहा है। उम्मीद क्लियर हो गया नहीं, ये बात क्लियर हो गया। यहां से टी तो आप फाइंड कर ही सकते हो। देखो जो क्वेश्चन में देता है वो नोन माना जाता है, फोर्स क्वेश्चन में दिया वो नोन है, हम जो अपने से मानते हैं वो अननोन होता है ना। तो यहां से टी का वैल्यू एफ बाई 2 cos थीटा, टी निकल गया। अब यही अनबैलेंस फोर्स होगा तो इसके कारण एक्सलेशन होगा, तो आपसे एक्सलेशन ही तो पूछ रहा है, तो टी साइन थीटा अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, तो ए बराबर कितना जी टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम, टी का वैल्यू दोस्तों पुट कर दो यहां से, तो कितना एफ बाई 2 cos थीटा इनटू साइन थीटा बाई एम, ठीक है यहां तक क्लियर। चलो टी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, अब यहां पर वैल्यू पुट करो, तो एम बाई 2m और ये tan थीटा दे देगा, थीटा भी अपने से माने हो, एक क्वेश्चन में दिया एम क्वेश्चन में जो दे दिया उन्होंने, थीटा अपने से माने हो, इसलिए थीटा का दोस्तों हटाना होगा, अपने से माने हो। चलो थीटा को करो ज्योमेट्री से, तो tan थीटा लगाओगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस रहा, क्लियर। तो मान लो कहता है कि जब 2x सेपरेशन होगा तब क्या होगा एंगल, 2x सेपरेशन मतलब ये x होगा, नहीं जब ये x होगा और टोटल शुरू में कितना था 2a था, अब 20 से पकड़ के पुल कर रहे हो तो ये स्ट्रिंग का लंबाई a होगा कि नहीं बता दो, a होगा। अरे भाई यहां से पुल कर रहे हो तो ये लेंथ रहेगा ना स्ट्रिंग का, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस फाइंड हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू x बाई दिस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस अब बड़ा वाला हाइपोटेनस, क्लियर। तो x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a बाई 2m x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। यही तो आपको एक्सलेशन फाइंड करना था, ये अलग है, ये एक्सलेशन ये माने जी, तो ये मान लो इसको, कंफ्यूजन है तो क्लियर।
एफ बाई टू एम एक्स एफ एक्स बाई टू एम रूट अंडर ए स्क्वायर। ये रहा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये आईटी का क्वेश्चन था, समझ लो। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, खाली फ्री बनी डायग्राम तो किए हैं। क्लियर? अब चलो इस क्वेश्चन को देखो। कहता है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस विथ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाई बराबर इतना। ऐसा है जी, यही क्रॉस सेक्शन है। नहीं, इसके बाद गिवन बाई बराबर इतना, उसका इक्वेशन दिया हुआ। ये द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। इसमें दोस्तों म्यू का वैल्यू दे दिया 0.5। क्लियर? बाई बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू बाई 6। सही है क्या? यही था, हाँ, एक्स क्यू बाई 6। क्लियर? dy बाई dx क्या देता है? स्लोप देता है। जानते हो स्लोप कैसे निकालते हो? किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले टेंजेंट डालते हो, नहीं? क्लियर? और टेंजेंट डालने के बाद राइट साइड से जितना एंटी क्लॉक में एंगल बनाता है उसी में टेन लगा दो, वो स्लोप देता है। तो dy बाई dx हो जाएगा कितना? 1/6 3x स्क्वायर। पावर को आगे बाद में से घटेगा तो x स्क्वायर बाई 2। क्लियर? ये रहा आपका स्लोप, लिख सकते हो ना? ये रहा आपका स्लोप tan थीटा। क्लियर है? दिस इज स्लोप। तो dy बाई dx क्या देता है दोस्तों? ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy बाई dx का स्लोप देता है। ठीक है यहां तक? इसके बाद क्या करोगे? tan थीटा x स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो आप ब्लॉक यहां पर क्या है? जस्ट स्लाइड करने को है। क्लियर है? जस्ट स्लाइड करने को है। क्लियर है? चलो देखो इधर, तो ये क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है प्लेस सरफेस ऑफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाई इज इक्वल टू इतना। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट व्हिच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। तो जैसे जैसे हाइट पर ले जाओगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन से यदि और ऊपर जाते ले जाओगे तो क्या होगा? फिर स्लाइड कर जाएगा ना। तो कहता है कि स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब कि जस्ट स्लाइड करने का। क्लियर है? ऐसा तो जस्ट स्लाइड करने को होगा। तो यहां पर रखोगे तो इधर mg का कंपोनेंट लगेगा और इधर एफ लिमिटिंग। तो जब भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन रहेगा तो एफ जो होगा ये mg के कंपोनेंट के बराबर होगा। तो जस्ट स्लाइड करने को है। तो ऐसा जो है इंक्लाइन प्लेन पर इस तरह जस्ट स्लाइड करने को होता है। एंगल ऑफ रिपोज देता ना, है याद है? तो एंगल ऑफ रिपोज देगा तो एंगल ऑफ रिपोज के केस में क्या होता है? ये म्यू के बराबर हो जाता है। नहीं, ये एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। दोनों को इक्वेट करो तो म्यू बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बराबर 2 म्यू। म्यू का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है तो x का वैल्यू ये 1 हो जाएगा ना, प्लस माइनस 1 दे देगा। क्लियर? x का वैल्यू कितना? प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 क्यों कर रहा है? क्योंकि इधर भी होगा और इधर भी होगा, ऐसा होगा ना। क्लियर? ठीक है, चलो बाई का वैल्यू निकालो। तो बाई बराबर एक्स क्यू बाई 6 है। पुट x बराबर 1 तो कितना हो जाएगा? बाई ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। अरे मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हो? x का वैल्यू निकाल के पुट करते हैं ना इक्वेशन में। तो ये मैक्सिमम हाइट में ऑप्शन पूछ रहा है, यानी बाई का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा? 1/6 मीटर। यही तो आंसर हो गया। नहीं, x की जगह 1 पुट करो, यानी मैक्सिमम हाइट इतना होगा।
क्लियर है? चलो मैक्सिमम हाइट कौन सा हो जाएगा? ये रहा आपका आंसर। क्लियर? तो मैक्सिमम हाइट कितना से होगा? कितना होगा? 1/6 मीटर। 1/6 मीटर। एक्चुअली देखो ना, ये क्रॉस सेक्शन जो है, एक्स का वैल्यू -1 लोगे ना तो बाई का वैल्यू -1/6 आ जाएगा, मतलब नीचे। यानी ऐसा है कि ये क्रॉस सेक्शन इस तरह का होगा, ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, ऐसे, अरे ऐसे आया ना, ऐसे। क्लियर? तो नीचे क्या होगा भाई? निगेटिव होगा। फुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/6। क्लियर? तो 2 पॉइंट देगा ना, x का 2 वैल्यू है, एक +1 पर भी होगा, एक -1 पर भी होगा। क्लियर है? चलो तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास मिलूंगा। इसको आप बारी बारी प्रैक्टिस करके आप रेडी कर जाओ, और फिर अगले क्लास आपको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।